सोचा था। बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया है। आज हम मिलवाएंगे आपको अपनी तेजस्विनी से 22 साल की टीना दाबी से। दिल्ली की छात्र और लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक टीना दाबी ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। 22 साल की टीना ने पहले ही अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की। टीना की उम्र उनकी सफलता को दोगुनी कर देती है। यूं तो टीना का जन्म भोपाल में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। टीना के माता पिता दोनों भारतीय इंजीनियरिंग सर्विसेज के अधिकारी हैं। पिता बीएसएनएल में अफसर हैं, पर उनकी मां बच्चों की पढ़ाई के लिए बीआरएस ले चुकी हैं। टीना ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भोपाल में ही पूरी की और फिर 8वीं के आगे की पढ़ाई दिल्ली से की। उनके पिता के अनुसार टीना बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रही हैं। स्कूल में टॉप करने के बाद 2014 में टीना ने लेडी श्रीराम कॉलेज से उम्दा अंकों के साथ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में भी टॉप किया, जिसके लिए उन्हें कॉलेज ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर घोषित किया। पढ़ाई में तेज टीना खाली समय में पेंटिंग करना पसंद करती हैं, वो भी बिहार की मधुबनी पेंटिंग को। इसके अलावा टीना को पढ़ना, शॉपिंग, मूवी देखना भी पसंद है। सामाजिक मुद्दों के प्रति टीना का रुझान कॉलेज के दिनों से ही था। लिंगानुपात को बेहतर बनाने और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने के लक्ष्य के साथ समाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ही टीना ने लोक सेवा परीक्षा का चयन किया। और हमारी आज की तेजस्विनी है टीना दाबी। आइए उनसे बात करनी शुरू करते हैं। टीना, सबसे पहले तो बहुत 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 बधाई आपको इस कामयाबी के लिए। धन्यवाद। टीना, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो पिछले जीवन का जो सफर रहा, 22 साल की इतनी कम उम्र में टॉप करना यूपीएससी के एग्जाम को, आपको शुरू से लगता था कि आप इसमें सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन टॉप कर पाएंगी, ये आपके लिए एक तरह से खबर आई? जी बिल्कुल। एग्जाम अच्छा हुआ था तो इतना कॉन्फिडेंस था कि शायद मेरिट लिस्ट में नाम तो हमारा आ जाएगा, लेकिन टॉप करना फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये तो मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो बहुत ज्यादा सरप्राइज फील हुआ कि अच्छा ऐसा हो गया है। टीना, इतनी कम उम्र है, इसलिए बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि पीछे का जीवन कैसा रहा, स्कूल में कैसा रहा, बचपन कैसा बीता। क्या ये शुरू से ये लगन थी कि आपको सिविल सर्वेंट बनना ही है? ये एक लंबी सोच के पीछे का मतलब ये आज निष्कर्ष दिखाई दिया है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉलेज से निकले तब ये सोचा? जी, क्लास 11 से ही सोच लिया था कि सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना है, तो उसी के हिसाब से थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी। हालांकि प्रॉपर प्रिपरेशन विथ फोकस कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही 1 साल करी, बट इस बारे में सोचना कि एक करियर बनाना है सिविल सर्विसेज में, ये क्लास 11वीं से ही मैंने सोच लिया था। जब क्लास 10th ओवर करके हम सब स्ट्रीम डिसाइड करते हैं कि साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे, तब थोड़ा मुझ पर भी पीयर प्रेशर था, क्योंकि मैं अच्छी स्टूडेंट थी और मैंने साइंस स्ट्रीम इनफैक्ट 2 महीने करा, बट मेरा उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था। और जब मेरे पेरेंट्स ने बताया कि सिविल सर्विसेज कुछ होता है और इसमें ये जॉब है और आप ये कर सकते हैं, एक एग्जाम देनी है, और जब मैंने उस बारे में पढ़ा और जब मुझे पता चला कि ये एग्जाम थोड़ी ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड है, तो फिर मैंने एक निष्कर्ष ले ही लिया कि मुझे ये करना है, और मैंने 2 महीने साइंस करने के बाद ह्यूमैनिटीज ज्वाइन किया। इसमें आपकी माँ ने भी काफी मदद की? पूरा उन्होंने ही गाइड किया, और हालांकि डांट के करा कि नहीं, तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम क्यों पीयर प्रेशर में आके साइंस कर रही हो। ये प्रेशर ऐसा भी रहा होगा कि घर में माता पिता दोनों ही इंजीनियर? जी बिल्कुल। पूरी फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं, और इंडिया में थोड़ा परसेप्शन भी है कि शायद जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं वो ह्यूमैनिटीज करते हैं, तो ये थोड़ा परसेप्शन प्रॉब्लम भी है। तो इससे आप लोग मतलब निकल के आ पाए थे जब माँ ने कहा कि ह्यूमैनिटीज? हालांकि साल जैसे बीतते गए सब लोग बोलते थे कि अच्छा शायद ह्यूमैनिटीज शायद पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए ह्यूमैनिटीज दिया है, तो अब शायद परसेप्शन थोड़ा करेक्ट हो गया। अच्छा टीना, ये भी जानना चाहेंगे, जब से ये रिजल्ट आया है उसके बाद से लगातार आपसे लोग मिल रहे हैं, पत्रकार लोग मिल रहे हैं, टीवी चैनल्स आपके एक तरह से आपको कैप्चर करने के लिए, आपके अनुभवों को जानने के लिए। पिछले 48-72 घंटे में जिंदगी किस तरह से बदली हुई लग रही है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इस प्रकार की सक्सेस मिलेगी,
और जैसे ही पता चला कि मैंने रैंक 1 हासिल की है तो एकदम घर पूरा मीडिया वालों से भर गया, इतने सारे इंटरव्यू होने लग गए, एकदम से समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है और कैसे हो गया। तो मैं तो कहूंगी कि हाँ, अब मैं जैसे कि काफी लोग कह रहे हैं कि मैं काफी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल, लड़कियों क्या लड़कों के लिए भी रोल मॉडल हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया एग्जाम और रैंक 1 लाई। तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है कि मैं बहुत युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हूँ। टीना, आपको देख के ऐसा भी लगता है, जैसा हम लोग देखते सुनते आए हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए लोग एकदम सर में तेल लगा के और दिन भर पढ़ते रहते हैं, बहुत घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, लोग टीवी नहीं देखते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा रहा? आपको देखकर पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों ने भी देखा टीवी चैनल्स पे आपको बातचीत करते हुए, तो लोगों का ये परसेप्शन भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, एग्जाम अगर इतनी मुश्किल हो तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है, बट सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं होती, एक पर्सनालिटी डेवलप भी करनी पड़ती है और उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी काफी ध्यान दिया दोनों स्कूल और कॉलेज में कि एक ओवरऑल वेल राउंडेड पर्सनालिटी बन पाए। तो क्योंकि नॉलेज के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सनैलिटी, कुछ लीडरशिप क्वालिटी और ऐसी काफी सारी चीजें होनी चाहिए अगर एक सिविल सर्विस जैसे आप करियर में जाना चाहते हैं। तो भोपाल में आपका एक तरह से बचपन बीता, पैदाइश भी भोपाल की ही है। जी। भोपाल से आप 7th के बाद दिल्ली शिफ्ट हुई। 7वीं तक का भोपाल में रहना, वहां से फिर बड़े शहर में आना, किस तरह से आपको लगता है कि लोगों के बीच में बदलाव के साथ आप आई, कैसे एडजस्ट करा दिल्ली में फिर आपने? जैसे कि आपने कहा कि मैं एक छोटे शहर से बड़े शहर में आई, तो हाँ, एक डिफरेंस तो था। यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादा एजुकेशनल एक्सपोजर है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैपिटल सिटी है, तो उस प्रकार से एक ज़्यादा एक्सपोजर और एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वाला मुझे अपॉर्चुनिटीज़ का मौका मिला। तो ये डिफरेंस तो था। टीना, का ये भी लगा कि एक छोटे शहर से आई और जब आपने ये सोचा सिविल सर्विसेज में जाने के लिए, तो इन अधिकारियों की जिम्मेदारी समाज को बदलने की बहुत ज्यादा होती है। जी। समाज को एक नई दिशा देने की होती है। क्या आपको इस जिम्मेदारी, इसमें दिलचस्पी या इसकी कमी कहीं दिखी अपने पूरे अभी तक के बड़े होने में, भोपाल से लेकर दिल्ली आने तक में, जहां आपको लगा कि एक जिम्मेदारी शायद मेरी भी बनती है एक नागरिक होने के नाते और एक सिविल सर्वेंट होने के नाते मैं इस जिम्मेदारी को और बखूबी निभा सकूंगी? जी, एक सिविल सर्वेंट की तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है कि समाज को और बेहतर बनाया जाए और कंट्री के डेवलपमेंट में इतना अहम रोल होता है सिविल सर्वेंट्स का। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है और जो भी इस सर्विस के लिए अप्लाई करता है, सोचता है कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, तो थोड़ा ओरिएंटेशन तो होना ही चाहिए एक सोशल सर्विस के प्रति, क्योंकि इस करियर में आपको कुछ और नहीं, एक सोशल सर्विस ही करनी होती है। तो क्या ये जज्बा कॉलेज में भी आपने कुछ एक तरह से कह सकते हैं एक्टिविटीज में हिस्सा लेके आपने अदा की अपनी जिम्मेदारी, या वहां से ये रुचि हुई और उसको? जी जी, एकदम सोशल सर्विस की जो ओरिएंटेशन थी वो इवन स्कूल से शुरू हुई। स्कूल में भी मैं काफी सोशल सर्विस एक्टिविटीज की पार्टिसिपेंट रही हूँ in teaching those students which come from very financially poor backgrounds. And even जब मैं कॉलेज में रही तो मैं नेशनल सोशल सर्विस स्कीम की पार्टिसिपेंट रही हूँ और इवन मेरी क्लास में क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स थे और कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स थे और ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि टीचर्स हमारी सिर्फ इंग्लिश मीडियम थी, तो इवन उनकी मैंने काफ़ी सहायता करी। मैं आफ्टर कॉलेज जब सब घर चले जाते थे तो मैं 1-2 घंटा जरूर निकालती थी कि मैं जितने भी हमारी इंग्लिश रीडिंग्स थी उनको मैं थोड़ा सिंपलर इंग्लिश में और थोड़ा हिंदी मिक्स करके समझा पाऊँ अपने फ्रेंड्स को। उनको जी। लेडी श्री राम कॉलेज का आपको क्या लगता है पूरी आपके व्यक्तित्व को बनाने में, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या रोल आप देखती हैं जब पीछे मुड़ के देखती हैं अपने कॉलेज डेज को? जी, कॉलेज का तो आई थिंक बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी की भी लाइफ में। आपका इंस्टीट्यूशन पूरी आपकी पर्सनालिटी शेप करता है, आपको विचारों से भर देता है, अपनी उस इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज से भर देता है। लेडी श्री राम कॉलेज एक ऑल वुमेन्स कॉलेज है, बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला कॉलेज है। उसकी पूरी बेसिक वैल्यू ही जेंडर इक्वालिटी पे है। तो
कॉलेज ने जो ये वैल्यूज दी कि लड़कियां लड़कों से एकदम कम नहीं होती, तो ये तो अब शायद पूरे जहन में ही है। क्या आपको ये लगता है कि इस सोच की शुरुआत घर से ही हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत ही प्रोग्रेसिव फैमिली से हूँ जिसमें कभी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया बिटवीन अ मेल चाइल्ड एंड अ फीमेल चाइल्ड, एंड मुझे वो सारी अपॉर्चुनिटीज दी गई और बिल्कुल एक बेटे की तरह ही पाला गया, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इनफैक्ट मेरी मम्मी ने जैसे ही रिकॉग्नाइज किया कि मैं स्टडीज में बहुत अच्छी हूँ, तो उन्होंने कभी मुझे कोई घर के काम काज या उसमें कभी कुछ नहीं लगाया, पूरी फुल फ्रीडम और स्पेस दी कि मैं अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकूं। आपने अपने तमाम साक्षात्कारों में मीडिया से बात करते हुए अपनी इस कामयाबी का श्रेय बड़े पैमाने पर अपनी माँ को दिया है। जी जी। इसके पीछे मतलब क्या कारण है? वैसे तो माँ सबके लिए बड़ी अहमियत रखती है क्योंकि वो पूरी जिंदगी को एक तरह से शेपअप करती है, आपके सोचने के तरीके को करती है। आपने किस तरह से अपनी माँ को प्रेरणा स्रोत जो आपने कहा है, उसके पीछे कारण? उसके पीछे काफी कारण है। सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने अपनी जॉब, अपने एम्बिशंस, अपने ड्रीम्स छोड़े जिससे वो मेरे एम्बिशंस और ड्रीम्स बना पाए। उन्होंने 2006 में ही VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, जिससे वो मुझ पे ध्यान दे सके, मुझे पढ़ा सकें, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज मैं इस मुकाम में पहुंच चुकी हूँ। वो मेरे सामने एक सैक्रिफाइसिंग रोल मॉडल की तरह है कि सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, कि दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने से आप दूसरों की लाइफ कितनी बेटर बना सकते हैं। तो उन्होंने अपना पर्सनल सैक्रिफाइस करके मेरी लाइफ बना दी। अब टीना, क्या अगर हम जानना चाहें कि वो कौन से ऐसे आपके मुद्दे हैं जिन पर आप सोचती हैं, जिनको लेकर आपको लगता है कि समाज में काम करने की जरूरत है? जी, अगर एक ऐसे मुद्दे की बात की जाए जो बिल्कुल दिल को छूती है, तो वो है महिलाओं से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं। एक महिलाएं खुद होते हुए ये ऐसी चीजें जो बिल्कुल दिल को छूती हैं। अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो कंट्री में चाइल्ड सेक्स रेशियो घट रहा है, और ये बहुत एक चिंतापूर्वक विषय है क्योंकि हम एक 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हमारी अब प्रोग्रेसिव वैल्यूज हो रही हैं सोसाइटी की। तो ये एक मुद्दा है जिस पे अब काम करने की बहुत जरूरत है, जिससे ये हमारी ओवरऑल प्रोग्रेस को हैम्पर ना करे। और अभी जो सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ऐसे और प्रोग्राम्स होने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। टीना, ये भी एक कोइंसिडेंस है कि आपने जो राज्य अपने प्रेफरेंसेस में चुना है, वहीं से इस योजना की शुरुआत भी हुई। और इस राज्य में मुझे लगता है कि लड़कियों को पढ़ाने को और उन्हें शिक्षित करने पर अभी भी काम करने की जरूरत है। लगातार काम हो भी रहा और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, काम हो रहा है और काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट जैसे कि आपने कहा कि अभी भी हमें बहुत आगे बढ़कर काम करते रहना है, अभी भी बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट की। अगर हम बात करें, अगर इस जिम्मेदारी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए, क्या आपको लगता है कि समाज में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जी, इसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी युवा सिविल सर्वेंट्स जो हैं, क्योंकि उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एक नई सोच के साथ, एक साफ सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, जी, उसके लिए आपको क्या लगता है कि आप लोग किस तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या भूमिका अभी आप लोग अपनी तय कर पाते हैं? जैसे आपने कहा, भ्रष्टाचार की जो पूरी प्रॉब्लम है, अगर इस बारे में बात की जाए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये दो चीजें ना हो तो गवर्नेंस सही मायने में कभी भी गुड गवर्नेंस नहीं बन सकती। और मेरा ये मानना है कि आप उस अब ओहदे पे हैं जहां आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो अगर आप खुद को एस्टैब्लिश कर पाए एक बहुत ही ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट की तरह, तो आप दूसरों को मजबूर करते हैं कि वो भी आपकी तरफ बनने की कोशिश करें। टीना, आप उस समाज को भी एक तरह से प्रतिनिधित्व करती हैं जो हाशिए पे रहा है, और अगर समाज में भी लड़कियों की अगर हम बात करें, तो आज भी बहुत सारी बेड़ियां भी कह सकते हैं, बाधाएं भी हैं, उसको तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। और यही एक वजह है कि अगर हम पिछले मुड़ के कुछ दशकों में देखें, मतलब मान लीजिए 20-25 साल पीछे देखें, तो वहां से महिलाओं ने एक लंबा सफर तय करा है, लड़कियों ने भी कामयाबियों में। लेकिन क्या लगता है कि मूल समस्या क्या है, मतलब जड़ में क्या है जिसको दूर करने की जरूरत लगती है? मेरे ख्याल से मूल समस्या है अपॉर्चुनिटीज का ना होना। तो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज और करनी पड़ेगी,
क्योंकि एक एजुकेशन ही है जो अल्टीमेटली अपलिफ्टमेंट ला सकती है, आपको मजबूत करती है, सशक्त करती जी है। जी। तो शिक्षित होना और शिक्षा का प्रसार, ये सबसे ज्यादा जी, आपको जी। जरूर लगता है। आज भी अगर आपको जी जी, लड़कियों को आगे लेके उन आना अगर है, बाधाओं से निकल के आना है तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनकी बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और यही सॉल्यूशंस भी हैं। आपने देखा टीना दाबी को मात्र 22 साल की हैं, लेकिन उन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर एक सोच है, एक स्पष्ट सोच है उनकी, और उस सोच के साथ ही इनका कहना है कि इनके जैसे युवा जो सिविल सर्वेंट्स इस बार चुने गए हैं, वो इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज को सुधारने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जो तमाम मुद्दों पे जो गंभीर बातचीत कर रही है, इसके पीछे की टीना दाबी की भी बात करेंगे कि क्या रहे हैं शौक, क्या है शौक जिनके लिए, किस तरह से वक्त निकालती थी टीना अपनी पढ़ाई के साथ साथ। आज की हमारी तेजस्विनी है यूपीएससी में टॉप करने वाली 22 साल की टीना दाबी। टीना, हम बात कर रहे थे अभी, बड़े गंभीर मुद्दों पे हमने बातचीत की, लेकिन अगर इससे पीछे थोड़ा सा चलें और जाने कि क्या है वो शौक जिनके लिए आप अपनी इन तैयारियों के साथ साथ वक्त निकालती रही हैं। हमने सुना है आपको मधुबनी पेंटिंग का बहुत शौक है। जी, मधुबनी पेंटिंग बनाना मेरी एक हॉबी है, और ये हॉबी का फिर से श्रेय मेरी मम्मी को जाता है। मेरी मम्मी मुझे बहुत हैंडीक्राफ्ट मेले में ले जाया करती थी, और मैं क्योंकि दिल्ली की रहने वाली हूँ तो हम दिल्ली हाट बहुत बार जाया करते थे, और वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग की काफी स्टॉल्स होती थी। तो मैंने एक ऐसी बार हम गए और मैंने वहाँ देखा, और मुझे वो बहुत आकर्षित करा, जो इतना वाइब्रेंट कलर्स और डिजाइन्स, पैटर्न्स जो यूज होते हैं उस पेंटिंग में, इसने मुझे बहुत आकर्षित करा, और फिर मैंने खरीद के उन्हें बनाना शुरू करा। तो इस प्रकार एक हॉबी की तरफ बन गई। आपको पढ़ने का भी बहुत शौक है, वो कौन से लेखक रहे जिनको अपने पूरे बचपन से लेकर अभी तक कॉलेज के दिनों में पढ़ते समय कुछ छाप छूटी, जिसने आपकी सोच को भी एक नया मोड़ दिया? कोई एक लेखक को मैं ऐसे श्रेय नहीं दे सकती हैं आप। इतने सारे लेखक पढ़े हैं, बट अगर मैं किसी फेवरेट की बात करूं तो अमृता सेन, उनकी किताबों ने काफी एक विजन डेवलप करने में हेल्प करी। उनके जो व्यूज रहे हैं, उन्होंने काफी इंस्पायर किया और काफी इंसाइट्स दी इनटू वेरी सीरियस इश्यूज लाइक पॉवर्टी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करें। तो इस चीज पे उनकी किताबों ने मुझे काफी ज्यादा मेरे ओपिनियंस डेवलप करे। टीना, 40 मिनट का आपका यूपीएससी का इंटरव्यू था जी। उस इंटरव्यू में क्या क्या मन में चल रहा था? वो कौन सी ऐसी चीजें थी जिन्होंने थोड़ी देर नर्वस भी करा हो, या नर्वस नहीं हुई आप उस दौरान? बिल्कुल जी, इंटरव्यू के पहले 2 मिनट तो सभी बहुत नर्वस होते हैं, और मैं भी बहुत नर्वस हुई। आप बैठते हैं और आप ऐसे सोचते हैं कि अच्छा, ये फाइनल मोमेंट आ गया जो बहुत कुछ डिटरमाइन कर देगा कि क्या रैंक मिलेगी, क्या सर्विस मिलेगी। तो वो डर और वो स्ट्रेस तो हमेशा रहता ही है, और वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में बैठे सब आप ही को देख रहे होते हैं, तो उस स्ट्रेस और उन सबकी आंखें जब आप पे होती हैं तो काफी प्रेशराइज्ड फील तो होता है। बट ऑफ कोर्स आपको उस टाइम कैसे भी करके अपने आप को समझा के प्रश्नों का तो जवाब देना ही होता है। पहले 2 मिनट तो स्ट्रेसफुल रहे, पर जो बोर्ड चेयरमैन थी उन्होंने बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया, और 2 मिनट के बाद पूरा वो स्ट्रेस गायब हो गया, और एक सपोर्टिव बोर्ड रहा जिन्होंने क्वेश्चंस पूछते हुए, चाहे कोई नहीं भी आया हो तो भी ये फील नहीं कराया कि ओह तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रहा, तो मुझे पता भी नहीं चला कि 40-45 मिनट्स हो गए इंटरव्यू के। इतने हो गए जी, और जी, इतनी चर्चा हो गई जी, आपकी। क्या आपको लगता है कि आप अपने लिहाज से वो कौन सी 2 बातें हैं जिनको आप आज भी जहन में रख के अब अपने आगे का सफर आप शुरू करेंगी, क्योंकि अब आपका सफर सामाजिक ज्यादा रहेगा, जी, निजी कम हो जाएगा? जी, हार्ड वर्क, ये शायद इसी वजह से, इस हार्ड वर्क की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूं। तो ये तो सीख शायद पूरी लाइफ मेरे साथ रहेगी कि हार्ड वर्क करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और एक हार्ड वर्क ही है जो आपको ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। तो मेरा तो यही सोचना है कि मैं अभी अपने आने वाले जीवन में
अपना सब कुछ 100% जितना हार्ड वर्क कर सकती हूँ उतना करूंगी, क्योंकि मेरी जॉब है दूसरों की सेवा करना। तो उसमें अपना पूरा 100% जितना हार्ड वर्क लगा सकती हूँ उतना लगाऊंगी, क्योंकि उसी हार्ड वर्क ने आज मुझे ये सब दिया है। और रही बात दूसरी, तो दूसरी यही है कि ह्यूमिलिटी, ये जो हम्बलनेस है, ये शायद कभी भूले नहीं जा सकते, क्योंकि मैं कहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, कहाँ से एक कम्युनिटी से हूँ और मैंने आज ये सब पाया है, तो मैं कभी अपने रूट्स नहीं भूल सकती। सो शायद ये दो चीजें हमेशा मुझे याद रहेंगी। टीना, इस कामयाबी को जब देखती हैं आप, युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है, महिलाओं के लिहाज से बहुत बड़ी कामयाबी है, और उस समाज के लिए जहां से आप आती हैं जी, क्या आपको लगता है कि उस समाज को आगे लाने के लिए आप जैसे, हम जैसे बहुत सारे और रोल मॉडल्स की भी एक जिम्मेदारी आज के माहौल में बन गई है? जी, रोल मॉडल्स से लोगों को जो एनकरेजमेंट, जो मोटिवेशन मिलता है, वो काफी बड़ी चीज है कि लोग इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ, अभी और ऐसे मेरे जैसे एग्जाम्पल्स की जरूरत है, क्योंकि ये रोल मॉडल्स और ये एग्जाम्पल्स के विदाउट बहुत मुश्किल है उस कम्युनिटी से निकल के आना। टीना, परिवार में भाई बहन भी हैं, उन लोगों को किस तरह से लगा जब ये खबर आई? उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? दोस्तों का क्या रिएक्शन था? क्या दोस्तों को लगा कि अब कुछ समय के लिए आप उनसे भी थोड़े समय के लिए अब कट भी जाएंगी, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? जी, मेरी एक सिस्टर है, यंगर सिस्टर है, वो बहुत खुश हुई। साथ ही साथ उन्हें बहुत प्रेशर भी फील हो रहा है कि मुझसे भी बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, और दोस्त बहुत खुश हुए, पेरेंट्स बहुत खुश हुए, रिलेटिव्स बहुत खुश हैं। क्या अब आप पिछले कुछ दिनों में, अब कुछ समय के बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, वो कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि अब इन 2 महीनों में आप खत्म करना चाहती हैं? ये एग्जाम इतनी मुश्किल रही कि काफी सारी चीजें जो अच्छी लगती हैं करने में, उन पे एक रोक लगानी पड़ी। वो कौन सी चीजें हैं टीना, हम भी जानना चाहेंगे। जैसे कि मैंने बात करी कि मैंने काफी महीनों से एक पेंटिंग नहीं बनाई। पेंटिंग बहुत बहुत ज्यादा एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन देती है, एक प्लेजर देती है, तो मैं वो करना चाहूंगी। दोस्तों से नहीं मिल पाई, दोस्तों से मिलना चाहूंगी। कोई मूवी नहीं देखी, कोई बाहर नहीं गए। समय से कोई मूवी नहीं देखी? इंटरव्यू के बाद तो देखी, बट उसके पहले कोई नहीं देखी, तो वो देखना चाहेंगे। थोड़ा टीवी भी देखना चाहेंगे, टीवी देखना बंद हो गया। सो ये जो रोज जो आम काम करते हैं, टीवी देखना, दोस्तों से मिलना, ये सब कट गया था, तो अब ये करना चाहूंगी। तो आपको लगता है कि इस कामयाबी के लिए जो इतनी मुश्किल है, इसको हासिल करने के लिए एक अनुशासन, मतलब डिसिप्लिन की भी जरूरत थी लाइफ में? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिस पर आपने लगातार काम भी किया, और ये डिसिप्लिन मुझे लगता है बदस्तूर आगे भी जारी ही रहेगा। जी, डिसिप्लिन स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ से ही डेवलप हो गया, और डिसिप्लिन इस एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एग्जाम नियरली दो सालों का इन्वेस्टमेंट मांगती है। 1 साल आप प्रिपेयर ही करते हैं और 1 साल आप परीक्षा ही के लिए ही बैठे रहते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में 3 फेजेस हैं जो काफी महीनों बाद होते हैं, तो नियरली आप 2 साल दे देते हैं। तो और कठिनाई देखते हुए अगर ये 2 साल निकालने हैं तो बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप खुद को उस टाइम समझा पाएं कि नहीं, अभी मेरे लिए पढ़ाई करना ज्यादा जरूरी है, कोई दूसरा काम उतना जरूरी नहीं है। तो फोकस और डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीना, अभी तो बहुत सारे और अनुभव होने हैं जीवन में, अब तो मतलब एक तरह से अनुभवों का सफर अब शुरू होगा आपका, लेकिन अभी इस पड़ाव पर आप क्या कहना चाहेंगी उन तमाम लड़कियों के लिए जो तैयारी भी कर रही हैं, और मुझे लगता है आपकी माँ उन तमाम माँओं के लिए एक ताकत है जो अपनी लड़कियों को कुछ करने के लिए शायद आवाज नहीं बुलंद कर पाती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ताकत है। तो उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर एक विल हो और एक डिटर्मिनेशन हो हार्ड वर्क करने का, अगर आप सिंसियर हैं तो सब कुछ हासिल हो सकता है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक देगी। फिर बहुत बहुत शुक्रिया टीना हम लोगों से बात करने का। टीना पहली दलित महिला हैं जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि सिर्फ उन तमाम लड़कियों के लिए भी है जो कुछ, और जैसा हमने कहा कि टीना की माँ का जो योगदान रहा है, जो तपस्या रही है, वो उन तमाम माँओं के लिए ताकत है जो अपनी लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हैं और कई बार अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टीना, और बहुत बहुत आगे के सफर के लिए बधाई भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।